गुड मॉर्निंग क्लास, 12th क्लास है बच्चों। ये आपकी हिंदी की क्लास है और हिंदी की जो बुक है वो बालाजी पब्लिकेशन की चल रही है। आप सभी बच्चे बालाजी पब्लिकेशन की बुक खरीद लीजिए। ये आपका कोर्स है जिसमें सबसे पहले खंड का में गद्य खंड, फिर काव्य खंड, इसके बाद है कथा साहित्य, फिर है खंड खा में संस्कृत खंड, इसके बाद संस्कृत व्याकरण, फिर है आपका काव्य सौंदर्य के तत्व, इसके बाद हिंदी व्याकरण। आज हम आपको हिंदी गद्य का स्वरूप एवं विकास पढ़ाएंगे। खंड का से गद्य खंड में हिंदी गद्य का स्वरूप एवं विकास पढ़ाएंगे। साहित्य की दो सर्वमान्य शैली भेद माने जाते हैं जिसमें गद्य एवं पद्य आता है। गद्य का संबंध मानव मस्तिष्क से है जबकि पद्य का हृदय से माना गया है। यही कारण है कि पद्य को हृदय की भाषा तथा गद्य को मस्तिष्क की भाषा कहा गया है। भाव प्रधान पद्य जो होते हैं वो हमेशा भाव प्रधान होते हैं और गद्य तर्क एवं विवेक प्रधान, परंतु यह कोई अटल नियम नहीं है कि गद्य में भावों की अनुभूति भी हो सकती है और पद्य में भी तार्किकता के दर्शन किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए नाटक, कहानी, संस्मरण तथा ललित निबंध भाव प्रधान होते हैं जबकि ये गद्य की श्रेणी में आते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भाव प्रधान होंगे वह पद्य की श्रेणी में ही आएगा। जैसे नाटक, कहानी, संस्मरण ये सभी भाव प्रधान होते हैं लेकिन भाव प्रधान होते हुए भी ये गद्य की श्रेणी में आते हैं। कहने का अर्थ यह है कि गद्य में चिंतनशील मन स्थिति की और पद्य में भाव मना स्थिति की अभिव्यक्ति सहज स्वाभाविक होती है। हिंदी गद्य और पद्य के अंतर को संक्षेप में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है गद्य मुख्यतः छंद मुक्त वाक्यों में गठित की गई रचना होती है जबकि पद्य लयबद्ध एवं छंदबद्ध की गई रचना होती है। यति, गति, लय पद्य लेखक के सहायक तत्व होते हैं। तो जो पद्य के लेखक होते हैं उसमें यति, गति और लय इनके सहायक तत्व माने जाते हैं, जबकि जो गद्य के लेखक होंगे उनके लिए विराम चिन्ह सबसे सहायक सिद्ध होते हैं। गद्य लेखक व्याकरण की अवहेलना नहीं कर सकते। वह अपनी रचना में वाक्य विन्यास तथा पद योजना करते समय व्याकरण के नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, जबकि पद्य लेखक व्याकरण की वंजनाओं से मुक्त होते हैं। तीसरा है शाब्दिक दृष्टि से गद्य में शब्दों को उचित स्थान पर रखा जाता है जबकि पद्य में शब्द विधान का कोई भी निश्चित नियम नहीं है। यही कारण है कि पद्य के अर्थ को ठीक से समझने के लिए उसके वाक्य पदों का परस्पर उचित संबंध करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि गद्य में प्रायः निश्चित क्रम वाले व्याकरण अनुशासित शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। गद्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के गद्य धातु अर्थात जिसका अर्थ है बोलना या बताना होता है में यत प्रत्यय जोड़ने से हुई है। सामान्य रूप में व्यवहारिक जीवन में गद्य का अधिक महत्व होता है क्योंकि हम दैनिक वार्तालाप में गद्य का ही प्रयोग करते हैं। पद्य में बोलचाल तथा बातचीत प्रायः नहीं होती। गद्य विचार प्रकाशन का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है क्योंकि विचार बुद्धि से अभिप्रेत होते हैं। यदि हम वैचारिक, बौद्धिक, तार्किक आदि पर ही अपना संपूर्ण विचार केंद्रित करें तो कभी कभी इस बात की भी आशंका होती है कि गद्य वैज्ञानिक विषयों के लिए ही उपयुक्त है और यह शुद्ध साहित्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। लेकिन ऐसी
आशंका करना गलत है। गद्य में भी प्रभावपूर्ण ढंग से ललित साहित्य की रचना की जाती है। इसके बाद गद्य की जो निम्न विधा होती है उसमें जैसे कि संस्मरण, एकांकी, रिपोर्टर, निबंध, नाटक, जीवनी, यात्रावृत्त, डायरी, कहानी आदि के शैलीगत विविध रूप वास्तव में चौंका देने वाले हैं। इसके बाद आता है हिंदी गद्य का प्राचीन स्वरूप। वर्तमान युग में हिंदी गद्य से तात्पर्य खड़ी बोली के साहित्यिक एवं परिनिष्ठित रूप से है, चूँकि राजस्थानी, मैथिली गद्य व ब्रजभाषा गद्य खड़ी बोली गद्य से ही विद्यमान होते हैं, अतः इन पर विचार कर लेना आवश्यक होता है। सबसे पहले है राजस्थानी गद्य। राजस्थानी गद्य की प्राप्ति सामान्यतः 13वीं शताब्दी से होती है। राजस्थानी गद्य में मुनि जिन विजय द्वारा संपादित आराधना, अतिचार तथा बाल शिक्षा आदि कृतियाँ सर्वाधिक प्राचीन है। इन रचनाओं की भाषा गुजराती मिश्रित राजस्थानी है। ये रचनाएं मुनि जिन विजय द्वारा संपादित प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ में संग्रहित होती है। इन रचनाओं की भाषा उस समय की है जब गुजराती एवं राजस्थानी भाषाएं अलग अलग भाषा के रूप में विकसित नहीं थी, इसलिए राजस्थानी तथा गुजराती विद्वान इन्हें अपनी अपनी भाषा के साहित्य में स्थान देते आए हैं। राजस्थानी साहित्य में धर्म, नीति, इतिहास, छंद शास्त्र आदि संबंधी विषयों पर गद्य एवं पद्य दोनों साहित्य में रचना की गई। तत्कालीन राजाओं के पट्टे परवानों में भी राजस्थानी गद्य के दर्शन मिलते हैं। इसके अलावा राजस्थानी गद्य में ऐतिहासिक तथा काल्पनिक कथाओं का रूप भी दृष्टिगोचर होता है। परावर्ती राजस्थानी गद्य के विविध रूप चरित्र, बात, ख्यात तथा कथा, पत्र, वंशावली आदि में भी दृष्टिगत होते हैं। इसके बाद आता है मैथिली एवं ब्रज भाषा का स्वरूप। मैथिली का प्राचीन गद्य ग्रंथ हमें ज्योतिश्वर कृति वर्ण रत्नाकर है। इसकी रचना 1324 से मानी जाती है। इसके अलावा विद्यापति ठाकुर ने अपने 2 गद्य रचना कीर्तिलता एवं कीर्तिपातिका द्वारा ज्योतिश्वर की गद्य परंपरा को आगे बढ़ाया। कीर्तिलता गद्य पद्य द्वारा मिश्रित एक ऐतिहासिक काव्य है, जिसमें कवि ने अपने आश्रयदाताओं कीर्ति सिंह के युद्ध की घटना का विवरण आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया है, और कीर्तिलता के पद्य भाग की अपेक्षा गद्य भाग की भाषा अधिक आधुनिक, व्यवहारिक एवं विकसित मानी जाती है। विद्यापति की दूसरी रचना कीर्तिपातिका खंडित एवं अशुद्ध रूप में उपलब्ध है। इसमें महाराज शिव सिंह की वीरता के व्याख्यान करते हुए युद्ध घटना में यह वर्णित है। ब्रज भाषा में पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ। सन 1345 के उपरांत ब्रज भाषा में साहित्यिक रूप धारण किया तथा इसमें गद्य की रचना अस्तित्व में आती रही। सन 1350 ईस्वी के लगभग राजस्थानी लेखक में ठह योग तथा ब्रह्म योग से संबंधित 3 गोरखपंथी पुस्तकों का निर्माण किया गया, जिसमें गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद तथा गोरखनाथ जी की 17 कला। भाषाई दृष्टि से ये रचनाएं 17वीं शताब्दी की प्रतीत होती हैं। इसके पश्चात हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कुछ कवियों ने ब्रज भाषा गद्य लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया, जिसमें
1513 ईस्वी से पूर्व की प्रतीत नहीं होती और इसके बाद जो ब्रजभाषा की प्राचीन रचना है वह 1513 ईस्वी के पहले की प्रतीत नहीं होती। गोस्वामी विट्ठलनाथ कृति, श्रृंगार रस मंडन, यमुनाष्टक, चतुर्भुजदास कृति, सर ऋतु वार्ता, गोकुलनाथ कृति, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, ये सभी ब्रजभाषा में उल्लेखनीय रूप से अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने आपको हिंदी गद्य का जो स्वरूप पढ़ा दिया है, जिसमें कि हमने हिंदी गद्य का जो प्राचीन इतिहास था, जिसमें राजस्थानी भाषा, मैथिली एवं गद्य भाषा का कैसे विकास हुआ, ये पढ़ा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।